तो दोस्तों, मैं आज आपको एक नए विषय पर बात करना चाहता हूँ। कल ही मुझे एक गांव से मेरी विधवा भाभी का फ़ोन आया है कि उनके जनधन खाते में सरकार ने इंदिरा आवास के अंतर्गत मकान बनाने के लिए 60,000 रुपये की पहली किस्त डाल दी है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि मुझे सरकार से पेंशन, किसान सहायता राशि और अप्रैल से लेकर के जून तक 500 रुपये प्रति मास के हिसाब से मेरे खाते में सरकार द्वारा डाले गए। दोस्तों, मैं मोहन बागड़ी अपने चैनल हिमालयन रिवर्स माइग्रेशन के माध्यम से आपको आज एक नए विषय, जो आपने समझ ही लिया होगा, जनधन खाते के बारे में बात करूंगा। उसके लाभ और कितना उपयोगी है उसके विषय में विस्तार से बताऊंगा। इस विषय में जानकारी देने से पूर्व मैं इसकी पृष्ठभूमि में आपको ले जाऊंगा कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे कि आपको मालूम है कि 1969 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। बाद में 6 और बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रीयकरण करते वक्त इस उद्देश्य को ध्यान में रखा गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त पोषण के हेतु ग्रामीण किसानों को और काश्तकारों को, वहाँ पर काम करने वाले भूमिहीन कृषकों को, श्रमिकों को वित्त पोषण का करके लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा किया जाए और साथ ही कृषि की उत्पादकता बढ़ाई जाए। क्योंकि इससे पहले जितने भी बैंक थे वो निजी क्षेत्र में थे और उद्योगपतियों के हाथों में थे, इसलिए उद्योगपति ही बैंक में जमा की गई पूंजी का लाभ उठा पाते थे। वो अपने निजी व्यवसाय को विस्तार करने के लिए ही उसका उपयोग करते थे। राष्ट्रीयकरण करने के बाद तुरंत बैंकों को निर्देश दिए गए कि वो कम से कम 40% ऋण की राशि ग्रामीण और प्राथमिक क्षेत्र में देंगे। इस दिशा निर्देश के बाद सन 70 से 90 के दशक में राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कृषि क्षेत्र में एवं अन्य क्षेत्रों में काफ़ी वित्त पोषण किया और उसका लाभ एक समग्र खाद्य क्रांति के रूप में हमारे सामने आया। जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो तभी सफल हो पाया जब राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कृषि क्षेत्र में उपकरणों के लिए और अन्य बीज इत्यादि के लिए, खाद के लिए ऋण देना शुरू किया। उससे कृषि की उत्पादकता इतनी बढ़ी कि हम 1990 के दशक तक खाद्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए। लेकिन यह आत्मनिर्भरता जरूर मिल गई, परंतु इसके साथ साथ काफ़ी राष्ट्रीयकरण के बाद यह देखा गया कि बैंकिंग व्यवस्था का फिर भी लाभ छोटे किसानों को या श्रमिकों को या काश्तकारों को नहीं मिल पा रहा है। 1990 में सरकार ने अपने नीति में परिवर्तन किया, निजीकरण शुरू किया, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन इत्यादि शुरू हुआ। उससे राष्ट्रीयकृत बैंकों को यह कहा गया कि आप न केवल डायरेक्ट ग्रामीण क्षेत्रों में
वित्त पोषण करें, बल्कि अन्य एजेंसीज के माध्यम से या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से भी वित्त पोषण करवाएं। तो इस दौरान इस नीति परिवर्तन से कुछ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस आए सामने और उन्होंने वित्त पोषण शुरू किया, लेकिन यह देखा गया कि जो स्थिति 1969 में राष्ट्रीयकरण के पूर्व थी, भारत में साहूकारों का राज था, वो 20 से 30% तक ब्याज वसूल करते थे, वही स्थिति माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ने भी शुरू कर दी थी। जो छोटे वित्त संस्थान थे उन्होंने आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल इत्यादि राज्यों में 20 से 30% ब्याज वसूल करना शुरू किया, जिससे कि किसानों का या श्रमिकों का जिन्होंने ऋण लिया था उनकी स्थिति बड़ी दयनीय हो गई और काफ़ी लोगों ने आत्महत्या भी की। इस को देखते हुए सरकार ने तुरंत इन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस पर रोक लगाई और फिर बैंकों को डायरेक्ट वित्त पोषण के लिए ही प्रोत्साहित करना शुरू किया। इसी दौरान पिछले दशक में 2010 के बाद यह देखा गया कि बैंकिंग तकनीक में काफ़ी परिवर्तन आ गया। बैंकों में कंप्यूटराइजेशन और CBS सिस्टम, सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम हो गया। काफ़ी हद तक डिजिटल प्लेटफॉर्म खुल गए, छोटे छोटे पेमेंट के डिजिटल मोड हो गए, UPI और अन्य कई पेटीएम और ये सब अब देश में काम करने लग गए थे, जिससे कि छोटे छोटे लोगों तक, जो छोटे श्रमिकों तक, ग्रामीण क्षेत्रों तक कहीं भी जो है वो डिजिटल मोड से पहुंचना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 15 अगस्त 2014 में भारत सरकार द्वारा एक बहुत बड़ी योजना, जिसको कि हम जनधन, प्रधानमंत्री जनधन योजना के नाम से जानते हैं, उसकी घोषणा की गई। और 2014 के बाद तुरंत उस पर काम शुरू हुआ। राष्ट्रीयकृत बैंकों ने बड़ा बढ़ चढ़ करके इसमें योगदान दिया और आज लगभग 40 करोड़ से ऊपर जनधन खाते खोले जा चुके हैं, जिसमें 60% ग्रामीण क्षेत्रों में खुले हैं और उन 60% में भी 55% खाते महिलाओं के हैं। महिलाओं को इस योजना से काफ़ी फ़ायदा मिला। जैसे कि मैंने अभी शुरू में जिक्र किया था कि हमारी विधवा भाभी के खाते में सीधे ही जो है वो सरकार के जो निजी खाते में सरकार ने मकान बनाने के लिए पैसा दे दिया। इन खातों में, इन 40 करोड़ खातों में आज की तिथि में 1,30,000 करोड़ रुपया जमा है। इसमें से भी ज़्यादातर खातों में 60% से ऊपर खातों में महिलाओं के राशि अधिक है पुरुषों के मुकाबले। अब मैं अपने मूल विषय पर बातचीत करना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जनधन खाता खोलने के क्या लाभ हैं और कैसे खोला जाएगा। इस जनधन खाता खोलने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये ज़ीरो बैलेंस अकाउंट खोले जाएंगे। इसमें कोई बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं। इसमें हर
खाता धारक को एक रुपए कार्ड दिया जाएगा, जिससे कि वो अपने सारी ट्रांजैक्शन कर सकता है। साथ ही वो डेबिट कार्ड भी ले सकता है। सरकार द्वारा संचालित जितने भी योजनाएं हैं, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट योजनाएं, जिनमें जैसे कि ये इंदिरा आवास का पैसा था या अन्य किसी भी प्रकार का मनरेगा का पैसा और किसी भी इस योजना का पैसा होता है, तो वो सीधा ही व्यक्तिगत खातों में पहुंच जाता है। जैसा कि आपको याद होगा कि कभी भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि जितना सरकार पैसा देती है, खर्च करती है, उसका केवल 14% ही लाभार्थी तक पहुंच पाता है। आज इस जनधन खाते के माध्यम से और डिजिटल मोड के आधार पर जो राशि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी लाभार्थी को दी जानी है, सीधे ही उसी के खाते में पहुंच जाती है। जैसे कि अभी किसान निधि, किसान सहायता निधि है, वो भी सभी के खातों में सीधे के सीधे पूरी राशि पहुंच जाती है। इसलिए बीच में कोई भी भ्रष्टाचार का कोई स्कोप नहीं है। जनधन खातों पे ब्याज भी दिया जाता है। जो जमा राशि होती है उस पर ब्याज, जो साधारण सेविंग का ब्याज होता है, वो दिया जाता है। साथ ही इसमें इन खातों में पेंशन या अन्य किस्म के जितने भी योजनाएं हैं, बीमा की योजनाएं हैं, उनका भी लाभ दिया जाता है। परिवार में यदि इस खाते को किसी ने 6 महीने तक चला दिया तो उसमें 10,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट की भी व्यवस्था है। और साथ में हर परिवार की एक महिला को 5,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट की भी व्यवस्था है। इसके अलावा आज की तिथि में जो जनधन खाता खुलवाता है, अगस्त 18 के बाद जनधन खाते में 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी शामिल है और साथ ही 30,000 रुपये का मृत्यु के बाद उस खातेदार के नॉमिनी को 30,000 रुपये दिए जा सकते हैं। इन सारे फायदों के बाद आज की तिथि में प्रत्येक गांव में प्रत्येक महिला को इस जनधन योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। और जिन लोगों के पास ना खेती बाड़ी है, काश्तकार हैं, जिनके पास कोई भी बड़ा साधन नहीं है, तो उनके पास ये खाता होने से उनको एक वित्तीय मजबूती प्रदान की गई है। जैसा कि आपको मालूम है कि यदि घरों में किसी भी महिला ने पैसे रखे हों तो उसके पैसे खर्च करने के लिए जो पुरुष और कोई भी लोग बार बार उसको कहते रहेंगे, लेकिन यदि बैंक में जमा होंगे तो वो अपने हिसाब से जब ज़रूरत होगी तभी निकाल पाएंगे। तो इससे लोगों में जमा करने की प्रवृत्ति भी बढ़नी शुरू हो गई। अब बात आती है कि जनधन खाते कैसे खोलेंगे। जनधन खाते खोलने के लिए सबसे पहले यदि आधार कार्ड है किसी के पास, तो आधार कार्ड से जनधन खाता तुरंत खुल सकता है। उसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। यदि आधार कार्ड है और उसका पता उस पते पे नहीं रह रहा है जहाँ आधार कार्ड बना है, तो वो अपना एक निजी प्रमाण पत्र दे करके खाता खुलवा सकता है। आधार कार्ड ना होने की वजह से किसी के पास यदि आधार कार्ड नहीं है तो उसके पास ये अन्य वैध प्रमाण पत्र के आधार पर भी खाता खुल सकता है। जैसे कि मतदाता पहचान पत्र है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है और मनरेगा कार्ड है या कोई और पहचान पत्र है। तो ये दूसरे किस्म के वैध प्रमाण पत्र हैं। यदि किसी के पास ये भी नहीं है तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया कोई सर्टिफिकेट या कोई पहचान पत्र भी इस खाते को खोलने के लिए काफ़ी है।
साथ ही यदि किसी व्यक्ति ने किसी नौकरी के लिए अप्लाई किया हो और उसके जो एप्लीकेशन या जो एडमिशन कार्ड है उसका पहचान पत्र है तो उसके आधार पर भी यह खाता खुल सकता है। तो जनधन खाता खोलना बहुत आसान है और आज मैं आशा करता हूं कि हर आदमी यदि जिसको भी बैंक की आधुनिक सुविधाओं की ज़रूरत है या जिसको भी अपने बचत करनी है, बीमा का फ़ायदा उठाना है, तो वो जनधन खाता अवश्य खुलवाए और उसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। साथियों, जैसा कि मैंने इस ज्वलंत विषय को उठाया, जनधन खाते के बारे में आप लोगों को जानकारी दी और उसके पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी दी। इसी तरह से मैंने अभी एक वीडियो पिछले इसी 2 दिन पूर्व जारी किया था जिसमें कि मैंने कंप्यूटर के ज्ञान का महत्व बताया था और युवाओं को क्यों कंप्यूटर की सीखने की ज़रूरत है और उसके क्या क्या लाभ हैं, कहाँ नौकरियों में लाभ हैं, कहाँ उनके व्यवसाय में लाभ हो सकते हैं। तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। साथ ही यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें ताकि मैं समय समय पर आपको नई नई चीज़ों की जानकारी देता रहूं और नए नए वित्तीय योजनाओं के बारे में आप लोगों को अवगत कराता रहूं ताकि उसका कुछ न कुछ लाभ आप लोगों को मिल सके। थैंक यू। धन्यवाद।